वेपन और खाली हाथ लड़ाई के बारे में आप लोग काफी पढ़ चुके हैं। इसके साथ मैं भी आप लोगों को काफी कुछ सिखा चुका हूँ, जिसमें बारूद की मुख्तलिफ इकसाम, उनकी पहचान और उन्हें फटाने के आम तरीके शामिल हैं। आज के जदीद दौर में जहाँ शॉर्ट और लॉन्ग रेंज हथियार बेफायदा हो जाएं, तीर तलवार काम न दें, मार्शल आर्ट्स के माहिरीन की महारत धरी रह जाए, वहाँ एक छोटी सी बारूद की तीली बहुत बड़ा काम दिखाएगी। लेकिन ये भी ख्याल रहे कि इस बेजान मादे से आप तभी कमा हक़्क़हू फायदा उठा सकेंगे जब इसके इस्तेमाल में महारत हो और आपको पता हो कि दुश्मन के खिलाफ जो बारूदी फंदा तैयार कर रहे हैं उसे किस तरह ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद बनाया जा सकता है, ताकि ये ना हो कि आपका तैयार करदा फंदा बेफायदा इस्तेमाल हो जाए या जिस बंदे के खिलाफ वो तैयार किया गया था उसकी बजाय कोई और उसका निशाना बन जाए। मसलन आप दरवाजा खुलने पर फटने वाला बारूदी फंदा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सिर्फ उस शख्स के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है जो उस दरवाजे को अकेला इस्तेमाल करता हो। आप टाइमिंग के भरोसे पे फंदा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि किसी शख्स के रोजाना के मामलात को मद्देनजर रख कर फंदा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपके दुश्मन के प्रोग्राम में इत्तेफाकन तब्दीली आ सकती है या यूं ही उससे पहले कोई गैर मुताल्लिक शख्स दरवाजा खोलकर उस फंदे का शिकार हो सकता है। अब जहां आपका मतलूबा शख्स मरने से बचेगा वहीं आप उसे चौकन्ना भी कर देंगे और उसके बाद वो मोहतात होकर आपको मजीद मुश्किल में डाल देगा। ये बातें लड़कों को टेक्निकल तरबियत देने वाला प्रोफेसर MD शेखर था। इन तफसीलात के साथ एक छोटा सा बक्स खोलकर उसने मुख्तलिफ आलात निकाल कर टेबल पर सजा दिए। याद रखें, जहाँ आपको मुख्तलिफ किस्म के फंदों की तैयारी का तरीका मालूम होना चाहिए, वहीं इस चीज का भी ख्याल रखें कि हालात और माहौल के मुताबिक मौजू फंदा इस्तेमाल हो। बहरहाल इस बारे में वक्तन फवक्तन बातचीत होती रहेगी। इससे पहले हम इन स्विचेस के बारे में पढ़ेंगे जो इन फंदों में इस्तेमाल होते हैं। इनमें सबसे पहले स्विच नंबर 4 पुल मार्क 1 है। शेखर ने एक छोटा सा आला मेज से उठाकर उनकी आंखों के सामने लहराया। ये आला जैसा कि नाम से जाहिर है खिंचाव वाला आला है और 6 से 8 पाउंड खिंचाव पड़ने पर चाल कर जाता है। ये उमूमन खिड़कियों, दरवाजों या हटाई जाने वाली चीजों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसका बैरूनी खौल पीतल का होता है। इसके अंदर एक स्ट्राइकर, सेफ्टी पिन और अंग्रेजी के हर्फ U की शक्ल का एक क्लिप होता है। शेखर उन्हें उस आले के मुतालिक तफसील से बताने लगा। इसके बाद स्विच नंबर 5 प्रेशर मार्क 1 है। जैसा कि नाम से आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि ये दबाव वाला आला है। आले को चलाने के लिए जितना दबाव जरूरी होता है उसकी मिकदार बदलती रहती है। उमूमी तौर पर 50 से 60 पाउंड वजन पड़ने से ये अपना काम करता है। इसे उमूमन फर्श के तख्तों, जबकि फर्श लकड़ी का बना हो, बैठने के काम आने वाले फर्नीचर, सीढ़ियों और रास्ते या रोड वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक खास किस्म का एक्सटेंशन रॉड लगा देने से इसे रेलवे पटरी के नीचे भी लगाया जा सकता है। शेखर ने उसके हिस्से पुर्जे उनके सामने तरतीब से टेबल पर रखते हुए अपनी बात जारी रखी। ये आला, बॉडी, स्ट्राइकर, अडेप्टर, असेंबली, वो एक एक पुर्जे का नाम और काम बता रहा था। बारूदी फंदों में इस्तेमाल होने वाला तीसरा स्विच नंबर 6 रिलीज मार्क 1 है। ये वो आला है जो दबाव हटने पर चाल कर जाता है। इसे ऐसी चीजों के नीचे लगाया जाता है जिनके उठाए जाने का इम्कान हो, और जैसा कि ये आपको शक्ल से दिखाई दे रहा है कि ये निहायत तंग जगहों में भी रखा जा सकता है, यानी दरवाजे के नीचे या पीछे। इसी तरह अपनी बनावट की बदौलत ये काफी वजनी चीजों, मसलन सामान रखने की पेटी, भारी संदूक वगैरह के नीचे भी रखा जा सकता है। कम से कम वजन जो इसके ऊपर रख कर काम लिया जा सकता है वो 4 से 5 पाउंड वजन है। लेकिन आप लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए 7 पाउंड से कम वजनी चीज के नीचे इस्तेमाल नहीं करना। इसके अहम पुर्जे ये हैं। इसके अलावा स्विच नंबर 9L डिले मार्क 1 है। इसे आप टाइम बॉम्ब कह सकते हैं। जैसे आजकल मिलने वाले जदीद साख्त के टाइम बॉम्ब हैं, ये भी एक खुद साख्ता टाइम बॉम्ब होता है जो एक मखसूस वक्त पर फटने के लिए सेट कर दिया जाता है। इसमें मुख्तलिफ वक्फों के लिए मुख्तलिफ स्विच इस्तेमाल होते हैं, यानी 6, 12, 24 घंटे या 3, 7, 14 या 28 दिन बाद खुद ब खुद फटने वाले आले। अलबत्ता जदीद साख्त के टाइम बमों पर अपनी मर्जी का टाइम फिक्स किया जाता है। एक और किस्म का स्विच भी इस्तेमाल होता है जिसे एंटी लिफ्टिंग डिवाइस कहते हैं, मगर वो ज्यादातर फौजी कार्रवाइयों में इस्तेमाल होता है, इसलिए आपके लिए उसका पढ़ना इतना जरूरी नहीं। आप लोगों ने गौर किया होगा कि तमाम स्विचेस के नाम उनके काम के मुताबिक रखे गए हैं। इस वक्त 9 बजने वाले हैं और आप लोगों के पीरियड का टाइम खत्म होने वाला है। कल से आप लोगों को अमली तौर पर इन स्विचेस का इस्तेमाल सिखाया जाएगा। अब तमाम लोग डिनर करो और उसके बाद आराम करो, ताकि कल सुबह सवेरे भरपूर तवानाई के साथ एक नए दिन का आगाज करो। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब।
भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे, पाकिस्तानी ISI के कारनामे, मुल्क की खातिर कुर्बानियां, स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब, मुकर्रम हुसैन बात कर रहा हूँ। बोलो, हम सुन रहे हैं। हस्बे आदत फाजिल खान का लहजा नखवत से पुर था। वो बोला, सेठ साहब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फाजिल खान ने उसे झिड़का, हमें बुझारतों से नफरत है। मुकर्रम जल्दी से अपनी बात की वजाहत करने लगा। सेठ साहब, मैंने कैदियों को जिन क्लासों में जहरीला मशरूब पिलाया था उन पर मेरी उंगलियों के निशान सख्त हो गए थे। मेरे गुमान में भी नहीं था कि दिलशाद अमीन इतनी बारीकी से तफ्तीश करेगा, वरना एहतियात कर लेता। अब वो निशान फिंगरप्रिंट के माहिर ने महफूज कर लिए हैं। उसके साथ उस दिन थाने में मौजूद तमाम पुलिस वालों के फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए गए हैं, जो उस माहिर के हवाले किए जाएंगे या शायद कर भी दिए गए हों, और मुझे खौफ है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? सेठ फाजिल बोला, तुम उल्लू के पट्टे हो। तुम्हारे जैसे बेवकूफ को तो कहीं चपड़ासी होना चाहिए। पुलिस की नौकरी करते हुए तुम्हें इतनी अहम बात का ख्याल नहीं रहा। मुकर्रम बोला, सेठ साहब अब तो जो होना था वो हो चुका। अब मैं क्या करूं? क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो तफ्तीश के दौरान लाजमी वो उस बंदे का नाम पूछेंगे जिसके कहने पर मैंने ये काम किया। सेठ ने कहा, तेरा बाप दिलशाद अमीन तो जहन्नम रसीद हो चुका है, उसके नायब को खरीद लो। मुकर्रम बोला, सेठ साहब वो जिंदा है। मुकर्रम का लहजा रो देने वाला था। सेठ फाजिल धाड़ा, क्या बकवास कर रहे हो? नशे में तो नहीं हो? अखबार में उसके मरने की खबर छप चुकी है और तुम्हें वो जिंदा नजर आ रहा है। मुकर्रम ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ सेठ साहब, उसके जिंदा रहने की खबर को छुपाया गया है ताकि उसकी जान के दुश्मन कहीं दोबारा उस पे हमला न करते। मगर ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं? अलबत्ता उसे इलाज के लिए किसी खुफिया मकाम पर रखा गया है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं। सेठ फाजिल ने कहा, और उसके जनाजे की खबर भी तो लगी थी अखबार में। मुकर्रम बोला, जी हाँ, उसकी जगह एक लावारिस लाश का जनाजा पढ़ाया गया था। सेठ फाजिल बोला, अगर ऐसे है तब भी उसे ठीक होने के लिए कुछ अरसा तो लग जाएगा। इस दौरान हम डॉक्टर और उसके दस्ते रास्त को खरीद लेते हैं। उसके ठीक होने तक वैसे ही ये मामला कुछ ठंडा हो जाएगा। मुकर्रम बोला, मुश्किल है सेठ साहब। SP साहब बजाते खुद इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं। दूसरे इंस्पेक्टर दिलशाद का दस्ते रास्त सब इंस्पेक्टर मजीद और उसके बाद हवालदार खुर्शीद दोनों इंस्पेक्टर साहब की कैटेगरी के बंदे हैं, ईमानदार और ना बिकने वाले। सेठ फाजिल एक लम्हे के लिए गहरी सांस लेकर खामोश हुआ। फिर बोला, तुम इस वक्त कहाँ हो? वो बोला, मैं इस वक्त अपने साले के घर छुपा हुआ हूँ। सेठ बोला, अच्छा यूं करो, फिलहाल वहीं छुपे रहो, हम कुछ सोचते हैं, और घबराना मत, कुछ भी नहीं होगा, हम साले SP को ही खरीद लेंगे। मुकर्रम बोला, सेठ साहब मुझे तो आपका ही सहारा है, इस दफा बचा लें, आइंदा मेरे बाप की तौबा जो बेएहतियाती की। सेठ ने कहा, ओके, हमारे अगले हुक्म का इंतजार करो और वहीं छुपे रहो। ये कहकर उसने मुकर्रम का जवाब सुने बगैर राब्ता मुनक़ता किया और शेर खान का नंबर डायल करने लगा। दूसरी टोन पर ही उसने फोन अटेंड कर लिया। जी सेठ साहब। शेरे, फौरन हमारे पास पहुंचो। शेरे ने पूछा, आप इस वक्त कहाँ तशरीफ फरमा है? सेठ ने कहा, हम अपने मकान में हैं। शेरा बोला, मैं चंद मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूँ। उसे पता था कि मकान से सेठ की मुराद उसका प्राइवेट मकान था। अपने घर पर वो ऐसी किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेता था जिसका असर उसकी जान से प्यारी बेटी पर पड़ता। थोड़ी देर बाद शेरा सेठ फाजिल के पास था। शेरे, तुम्हें एक बंदे को अपने हाथों ठिकाने लगाना है। शेरे ने पूछा, हुक्म करें हुजूर, कौन बदबख्त है? सेठ फाजिल बोला, मुकर्रम हुसैन, पुलिस वाला। शेरा बोला, ठीक है सेठ साहब, मैं जाता हूँ उसके पीछे। सेठ ने कहा, पूछोगे नहीं अपने बंदे को हम क्यों खत्म करवा रहे हैं? शेरा बोला, मेरे लिए सबसे मुकद्दम आपका हुक्म है, आपने कुछ सोचकर ही उसके खात्मे का फैसला किया होगा। सेठ फाजिल बोला, सही सोचा है तूने। उसने एक ऐसी गलती की है जो हमें फंसाने का सबब बन सकती है। सेठ फाजिल शेर खान को तमाम बात तफसील से बताने लगा। अब हम किस किस को खरीदेंगे, और अगर उसे यूं ही छोड़ दें तो उस उल्लू के पट्टे ने पुलिस को तमाम बातें बता देनी है। बाकी पुलिस की हद तक तो फिर भी कुछ न कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। हमें डर है कहीं SP, NON और APM के झगड़े में हमारी दिलचस्पी देखकर CI को इन्फॉर्म न कर दें, और वो जिस किस्म की खतरनाक बलाएं हैं तुम उनसे अच्छी तरह वाकिफ होगे, इसलिए
इसलिए मजबूरन हमें मुकर्रम की मौत का फैसला करना पड़ा। शेरे ने कहा, दुरुस्त फैसला किया आपने सेठ साहब, मैं इस मुकर्रम का बंदोबस्त करता हूँ। सेठ ने कहा, कोशिश करना उसकी मौत खुदकुशी लगे। शेरा उसे इत्मीनान दिलाते हुए बोला, ऐसा ही होगा सेठ साहब, आप फिक्र न करें। यूं भी उसे शेरे की सलाहियतों पर भरोसा था। ठीक है शेरे, तुम उसे ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करो, क्योंकि वो जब तक जिंदा है खतरे की तलवार हमारे सरों पर लटकती रहेगी। और शेरा सलाम कहते हुए रुखसत हो गया। ठीक है आतिफ, मुझे सारी बात की समझ आ गई है, मगर बाबर सलीम ऐसी शख्सियत नहीं है कि हम आसानी से उस पर हाथ डाल सकें। सिद्दीकी साहब ने आतिफ की सारी बात सुनकर राय दी। आतिफ ने कहा, सर उसके खिलाफ हमारे पास मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब बोले, होंगे, लेकिन उसका ताल्लुक बरसरे इख्तिदार पार्टी से है। जैसे ही उसे गिरफ्तार किया गया ऐसी ऐसी सिफारिशें आएंगी कि हम बेबस हो जाएंगे। वो हमारे लिए सांप के मुंह में छिछुंदर बन जाएगा, ना रिहा किया जा सके और ना ही कैद में रखा जा सके। हमारा जीना दूभर हो जाएगा। आतिफ ने कहा, सर मेरे ख्याल में हमें किसी सिफारिश की परवाह नहीं करनी चाहिए। वो गद्दार है और ऐसे बंदे के लिए जो सिफारिश करेगा वो भी गद्दार वतन होगा। सिद्दीकी साहब बोले, आतिफ मियाँ किस दुनिया में गुम हो? अगर हम पाकिस्तान के साथ इतने मुखलिस हो जाएं तो मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो जाएं जो अभी हैं। यहाँ सबको अपने मफादात अजीज हैं। मुल्क तो बस अल्लाह के सहारे चल रहा है। आतिफ ने कहा, तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दें ताकि कल को कोई और राज दुश्मन के हवाले कर दे? सिद्दीकी साहब बोले, नहीं, इस मामले में बदरुद्दीन साहब से मशवरा कर लेते हैं, फिर जो उनका हुक्म होगा वैसा ही करेंगे। सिद्दीकी साहब अपनी जगह पर खड़े हो गए। आतिफ भी ताइदी अंदाज में सर हिलाते हुए उनके साथ उठ गया। थोड़ी देर बाद वो बदरुद्दीन साहब के ऑफिस में बैठे उन्हें सारी तफसील बता रहे थे। तो अब आप लोगों की क्या राय है? बदर साहब ने उनकी राय जाननी चाहिए। आतिफ जज्बाती लहजे में बोला, सर मैं चाहता हूँ उसे गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि उसे उसके किए की सजा मिले। बदरुद्दीन साहब मतानत से बोले, नहीं बच्चे, जज्बाती होने से काम नहीं चलता। तेरी बड़ी तारीफें सुनी थी, जबकि तेरा रवैया इसके बरक्स नजर आ रहा है। आतिफ ने कहा, सर गद्दार के लिए मुझ में नरमी नहीं। बदरुद्दीन साहब बोले, तो नरमी बरतने का किसने कहा है? उनके लहजे की नरमी बरकरार थी। बोले, देखो सियाने कहते हैं कि सांप को भी जिंदा न छोड़ो और लाठी भी टूटने न दो, उसे गैर सरकारी तौर पर अपनी हिरासत में लिया जाए। आतिफ का लहजा इस्तफसार लिए हुए था। बदरुद्दीन साहब बोले, गुड, जल्दी समझ गए हो, ऐसे केसों में यही किया जाता है। काफी देर से खामोश बैठे सिद्दीकी साहब बोले, बस सर, हमें भी आपकी इजाजत की जरूरत थी। बदरुद्दीन साहब ने कहा, लेकिन ख्याल रहे ये खबर आउट नहीं होनी चाहिए और उसे इस तरह काबू करना है कि आप लोगों पर कोई शक न किया जाए। आतिफ खुशी से भरपूर लहजे में बोला, ऐसा ही होगा सर, आप बेफिक्र रहें। बदर साहब ने पूछा, और कुछ? सिद्दीकी साहब ने कहा, इन 3 सियासतदानों का क्या करना है जिन्हें वो ब्लैकमेल करते रहे हैं? बदर साहब बोले, वो गद्दारी का नहीं गलतकारी का केस है। इस तरह हम कितनों को सुधारेंगे? हमारी तो पूरी असेंबली इन लोगों से भरी पड़ी है। अलबत्ता मुल्की राज अगर कोई गैर के हवाले करता है तो फिर न देखो कि वो कौन है। सिद्दीकी साहब ने कहा, ठीक है सर, अगर और कोई मसला हुआ तो आपको जहमत देंगे। बदरुद्दीन साहब ने कहा, ओके, और सर के इशारे से उन्हें जाने की इजाजत दी और वो उन्हें सलाम करते हुए बाहर निकल आए। अपने दफ्तर की तरफ वापसी के दौरान सिद्दीकी साहब ने आतिफ से पूछा, पार्वती और बलवंत के बारे में क्या सोचा है? आतिफ ने कहा, सर उनको तन्हाई में मिलने का एक मौका तो फराहम किया था, मगर उनकी बातें सुनकर अंदाजा होता है कि जितना कुछ वो जानते थे हमें बता चुके हैं, इसलिए फिलहाल उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। जब कोई प्रोग्राम बना तो आपको मुत्तला कर दूंगा। जवाबन सिद्दीकी साहब सर हिलाकर रह गए। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।